दोस्तों, आज की कहानी है एक गरीब की लाचारी। रमेश एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर था। हैसियत से बेशक वह मजदूर था, परंतु उसका आत्मविश्वास बहुत दृढ़ था। वह स्वयं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना चाहता था, पर गरीब के सपने उसके चाहने भर से ही पूरे नहीं हो जाते। गरीब के सपनों की कीमत भी बहुत बड़ी होती है, जिसे चुका पाने की ना तो उसकी सामर्थ्य थी और ना ही परिस्थितियां उसके अनुकूल। छोटी उम्र में ही पिता के स्वर्गवास के बाद माँ और चार बहनों की जिम्मेदारी। इन हालातों में उसके लिए अपनी पढ़ाई जारी रखकर हौसलों की उड़ान भरना संभव नहीं था। इसलिए उसने दृढ़ संकल्प हो अपने परिवार के पालन पोषण को अपना परम धर्म समझकर एक मजदूर का काम चुनना ही बेहतर समझा। माना यह नौकरी उसके सपने छीन लेगी, शायद उसे फिर दोबारा सपने को खुला आकाश भी ना मिल पाए। पर एक बात तो तय थी, वो यह कि इस काम से वह अपने परिवार को दो वक्त की रोटी भरपेट खिला सकता था। बस यही सुकून उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। मजदूरी करते करते कब उसके जीवन का बसंत पतझड़ में बदल गया, उसे पता ही न चला। चार छोटी बहनों की शादी करते करते उसकी आधी उम्र ढल चुकी थी, पर उसे इस बात का कोई अफसोस न था, क्योंकि अपनी मेहनत और लगन से दिन रात एक करके उसने अपनी सभी बहनों को पढ़ा लिखा कर अफसर बना दिया था और उन सब का ब्याह भी संपन्न घरों में कर दिया था। अपनी बहन की कामयाबी और उनके खिलखिलाते चेहरे देखकर उसे लगता था जैसे उसने अपने सपनों की उड़ान भर ली। कोई और लालसा अब उसके जीवन में शेष ना रही। पर माँ का दिल तो माँ का ही होता है। अपने बेटे के इस त्याग पर वह उस पर बलिहारी जाती थी और हमेशा उसे अपना घर बसाने की सलाह देती थी, पर वह हमेशा बहनों की जिम्मेदारी की बात कहकर टाल देता था। पर अब तो वे भी अपने अपने घर चली गई। अब किस बात की फिक्र है। मौका देखकर आज माँ ने फिर एक बार रमेश से उसकी शादी के बारे में बात की। बेटा रमेश, बेटियां सब अपने घर बार में रच बस गई हैं। वे भी अब ज्यादा यहाँ आ जा नहीं सकती हैं। उनके जाने के बाद हम दोनों ही रह गए हैं। तू भी मजदूरी पर चला जाता है, मैं सारा दिन घर में अकेली रह जाती हूँ। मेरा शरीर भी अब जवाब देने लगा है। अकेले खुद की देखभाल करना अब मेरे बस की बात नहीं रही, और फिर मुझे कुछ हो गया तो तू बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। इसलिए बेटा मेरी बात मान और अपना घर बसा ले। मुझे भी घर में किसी का सहारा हो जाएगा। बेटियों के जाने से जो हमारा आंगन सूना हो गया, घर की रौनक चली गई है, वो एक बार फिर लौट आएगी। बहू के आने से यह आंगन फिर से हरा भरा हो जाएगा। पोते पोतियों की खिलखिलाहट से मैं एक बार फिर जी उठूंगी। माँ ने रमेश को समझाते हुए कहा। ठीक है माँ, जैसा तुम्हें सही लगे, सहमति देते हुए रमेश ने कहा। बस फिर क्या था। माँ ने जल्द ही एक गुनी लड़की रजनी से रमेश की शादी की बात चला दी। हालांकि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर मेहनती थी। चारों बहनों को भाई की शादी का निमंत्रण देने माँ खुद गई, परंतु चारों ने टका सा जवाब देकर माँ को लौटा दिया। उनका मानना था कि एक मजदूर की शादी में जाकर वे अपना रुतबा कैसे काम कर सकती हैं। समाज में उनके पतियों का अच्छा नाम है, उनकी खुद का भी सोशल ग्रुप है, अपनी पहचान है। इस शादी में जाने से समाज में उनकी हंसी उड़ेगी, इसलिए चारों ने इस शादी से किनारा कर लिया। बेटियों के इस व्यवहार से माँ के दिल में बहुत बड़ा दुख लगा था। जिन बहनों के लिए मेरे बच्चे ने अपनी जिंदगी, अपने सपने बिना सोचे समझे कुर्बान कर दी, उन्हें आज अपने भाई की शादी में शामिल होने में भी शर्म आ रही है। छी, कैसी इनकी सोच है। उन लोगों को एक बार भी अपने भाई के त्याग का एहसास नहीं, बस अपनी झूठी शानो शौकत की परवाह है, जो कि मेरे रमेश की बदौलत है। वह अगर इनके लिए कड़ी मेहनत करके इनके सपने पूरे नहीं करता, तो क्या आज ये इस तरह की बातें कर पाती। गलती मेरे रमेश की ही है, जो उसने अपनी इन स्वार्थी बहनों के लिए अपना जीवन झोंक दिया। सोचते हुए माँ कब घर पहुँच गई पता ही नहीं चला। माँ को इस तरह निढाल सा देखकर रमेश चिंतित हुआ। माँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है या किसी ने कुछ कहा। माँ में सच बताने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए रमेश को कुछ नहीं बताया। नहीं रे, बस थोड़ी उम्र हो गई है ना, इसलिए थक गई हूँ जल्दी, और कुछ नहीं।
जल्द ही शादी का दिन भी आया और रमेश की शादी हो गई। शादी में सब बहनों के बारे में पूछते रहे, पर माँ हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती थी। किसी तरह शादी संपन्न हुई, पर रमेश को बार बार अपनी बहनों की याद आ रही थी। इस खुशी के मौके पर माँ ने चुप रहना ही सही समझा। धीरे धीरे समय बीतता गया और रजनी गर्भवती हुई और जल्द ही एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। घर में तो जैसे खुशियों की बहार आ गई थी, पर भतीजे के जन्म के समय भी उसकी बुआओं की गैर मौजूदगी सबको अखर रही थी। खैर, बुआ के बिना ही नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। बच्चे का नाम कनक रखा गया था। समय को तो जैसे पंख लग गए थे। देखते देखते कब 5 साल बीत गए पता ही नहीं चला। रमेश अपने परिवार के साथ सुख और संतोष जीवन व्यतीत कर रहा था, पर उसकी इस खुशी को शायद किसी की बुरी नजर लग गई थी। एक दिन अचानक स्कूल से लौटते समय कनक रजनी का हाथ छुड़ाकर तेजी से सड़क की ओर भागा और एक कार से टक्कर खाकर लहूलुहान हो उठा। आनन फानन में रजनी उसे लेकर अस्पताल पहुंची और डॉक्टर से जल्द इलाज शुरू करने की गुहार लगाई। साहब देखिए न, मेरे बच्चे को क्या हो गया है, कितना खून बह रहा है। आप जल्द से जल्द इलाज शुरू कर दीजिए। जी, आप पहले अस्पताल की सारी औपचारिकताएं पूरी कर दीजिए और पैसे भी जमा करवा दीजिए। तब तक हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। तब तक रमेश भी अस्पताल पहुंच चुका था। उसने फीस के बारे में पूछा तो सकते में आ गया। 2 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊंगा। रमेश चिंतित हो उठा। रजनी ने बिलखते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, आप कैसे भी पैसों का इंतजाम कीजिए और मेरे कनक को बचा लीजिए। मैं जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज मेरे बच्चे की जिंदगी मांगती हूँ। रजनी ने दुहाई दी। रमेश भी किसी भी कीमत पर कनक को बचाना चाहता था, पर वास्तविकता से अनजान नहीं था। वो 2 लाख तो दूर, उसके लिए 20,000 जुटाना भी संभव नहीं था। ऐसे में उसे अपनी बहन बहनोई की याद आई। वे लोग जरूर उसकी मदद करेंगे। वह डॉक्टर को समय पर पैसे जमा करने का आश्वासन देकर तुरंत बहनों की घर की ओर भागा। भतीजे की हालात सुनकर पसीजना तो दूर, किसी ने झूठी सहानुभूति भी नहीं दिखाई। उल्टा सबने यह कहकर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया कि तुम्हारी आमदनी तो ज्यादा है, नहीं जमा पूंजी कुछ नहीं। तुम्हारी पूरी कमाई तो दैनिक जरूरतों को पूरी करने में खत्म हो जाती है। ऐसे में तुम हमारा उधार कैसे चुकाओगे। रमेश बहुत गिड़गिड़ाया। उनकी पाई पाई चुकाने की दुहाई दी, पर किसी के कान में जू तक नहीं रेंगी। उसने भाई बहन के रिश्ते का वास्ता दिया, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बहन ने तो 2 टूक कह दिया कि गरीब का कोई रिश्ता नहीं होता, अगर उसके पास कुछ होता है तो वह है उसकी लाचारी। बहनों की बातों से आहत होकर रमेश ने कारखाने की मालिक से उधार लेने की सोची, पर वहां भी निराशा ही हाथ लगी। पैसों के इंतजाम के लिए भटकते भटकते पूरी दिन बीत गया, पर उसके हाथ रीते ही रहे। निराश होकर वह अस्पताल लौटा। डॉक्टर से ही अपने बच्चे की जान बचाने की भीख मांगी, पर सब निरर्थक बेअसर रहा। उसकी लाचारी देखने वाला कोई नहीं था। समय पर इलाज न होने के कारण वह कनक को नहीं बचा सका। आज उसे अपनी बहन की बात सूल की तरह चुभ रही थी। अपनी संतान को न बचा पाने का अपराध भाव उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। आज उसने खुद को जितना लाचार महसूस किया, उतना तो अपने सपने बिखरते देखकर भी नहीं किया था। अपने सपने टूटने पर भी अपनी बहनों के सपने पूरे करने का संतोष और खुशी थी उसे। पर शायद आज उसे समझ आ गया कि गरीब का सच में किसी से कोई रिश्ता नहीं होता। उसका तो सिर्फ लाचारी से नाता होता है और आजीवन वही उसके साथ रहती है। रिश्ते नातों का असली मतलब शायद आज उसकी बहनों ने सिखा दिया था। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। इसी तरह मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।